Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear students. I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, we are discussing chapter number 7. इसका आज लास्ट टॉपिक है जो हमारी सिलेबस डिवीज़न है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 61 है जो माय डियर स्टूडेंट आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर। तो आइए आगाज़ करते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये ओवरऑल हमारे पास माय डियर स्टूडेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो MCQs हैं हम उनको हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी डिफ़ाइन को देखना है। रिएक्शन मैकेनिज़्म माय डियर स्टूडेंट एक रिएक्शन की एक लैंग्वेज है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें रिएक्टेंट्स माय डियर स्टूडेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं और रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट में जाते हैं सबसे पहले वो कोलाइड करते हैं, उनके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स के बाद वो रिएक्शन मुकम्मल होता है। तो अब पूरे रिएक्शन का जो प्रोसीजर होता है, क्राइटेरिया होता है, किस तरह रिएक्शन होता है, कैसे कैसे होता है, किस तरह मल्टीपल स्टेप्स में होता है, क्या उसमें चेंजेस आती हैं, क्या फेजेस आती हैं, तो वो जो पूरी डिस्क्रिप्शन होती है ना उस केमिकल रिएक्शन की, वो जो उसकी लैंग्वेज होती है, उस पूरी अंडरस्टैंडिंग को माय डियर स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, एक रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म की आप प्रॉपर डिफाइन भी देख लेते हैं। इज़ अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ केमिकल रिएक्शन अकर एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। यानी कि मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं, मिलते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसकी जो डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप जो डिटेल होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, वजाहत होती है माय डियर स्टूडेंट, उसे हमने रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वो उस मैकेनिज्म के अंदर आते हैं और वो नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो रिएक्शन मुकम्मल होता है। तो वो जो छोटे स्टेप होते हैं, जो इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं या मल्टीपल स्टेप में कोई एक स्टेप होता है माय डियर स्टूडेंट, उसे हम एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जब हर स्टेप जो उस केमिकल रिएक्शन में हम यूज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ये ए है, हम इसे डी में कन्वर्ट करना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब ये एक डायरेक्ट जो है मेथड को हमने देख लिया, लेकिन ये ए से डी में जाने से पहले हो सकता है बी में कन्वर्ट हो, फिर सी में। तो ये जो बीच में ईच स्टेप आया है इसे हमने एलिमेंट्री स्टेप कहना है। और एलिमेंट्री स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोलेकुलरिटी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन वन एलिमेंट्री स्टेप इज़ कॉल्ड मोलेकुलरिटी। ये हमारे पास एक और माय डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो अब एलिमेंट्री स्टेप जो है ये इसके अंदर ही ये डिटेल आ जाती है कि कितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, उसे हम उसकी मोलेकुलरिटी भी कहते हैं। तो ये मोलेकुलरिटी की डिफ़ाइन के अंदर एक MCQ भी है कि हमारे पास मोलेकुलरिटी क्या है, या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ एलिमेंट्री स्टेप इज़ कॉल्ड, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज़ कॉल्ड मोलेकुलरिटी, इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई भी ऑप्शन पूछा जा सकता है तो उसे हमने बेटा जी मोलेकुलरिटी कहलाते हैं। अब एलिमेंट्री स्टेप जो है उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल हिस्सा ले सकते हैं। एक मॉलिक्यूल भी हिस्सा ले सकता है, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर एलिमेंट्री स्टेप के अंदर बेटा जी हमारे पास एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, अगर एलिमेंट्री स्टेप के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है हम उसे यूनिमोलेकुलर एलिमेंट्री स्टेप कहेंगे। यूनिमोलेकुलर एलिमेंट्री स्टेप वो वाला हमारे पास स्टेप होएगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेगा। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स में होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, उनमें अगर कोई ऐसा स्टेप आ गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल आ रहा है, जैसे N2O5 इज़ अ सिंगल मॉलिक्यूल और ये डीकम्पोज होकर कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है उसे हम यूनिमोलेकुलर स्टेप कहेंगे या यूनिमोलिकुलर एलिमेंट्री स्टेप कहेंगे। इसके साथ हमारे पास आ जाता है बाईमोलिकुलर एलिमेंट्री स्टेप, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे।
तो वो वाला एलिमेंट्री स्टेप जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होंगे हम उसे कहेंगे बाईमोलेकुलर। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड NO3 के साथ रिएक्ट करती है तो NO2 और CO2 बनता है, मीन के CO की ऑक्सीडेशन हो जाती है NO3 से, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और NO3 रिड्यूस हो जाता है, 3 ऑक्सीजन के बजाय 2 रह जाते हैं। अब देखिए एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, टोटल 2 है, इसलिए हमने इसको बाईमोलेकुलर एलिमेंट्री स्टेप कहना है। इसकी एक और एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड, जब ओजोन के साथ मिलता है तो इसकी ऑक्सीडेशन होकर ये NO2 में और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ भी प्यारे बेटा एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, टोटल 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इस एलिमेंट्री स्टेप को हम बाईमोलेकुलर कहेंगे। अगर 3 आ जाते हैं तो उसे टर्मोलेकुलर एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं, उसमें साइमल्टेनियसली तौर पे 3 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं, यानी कि उस रिएक्शन के अंदर जो बीच में एक स्टेप आया है किसी भी रिएक्शन का, अगर 3 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो हमारे पास वो आ जाएगा टर्मोलेकुलर। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन होगी तो O3 में और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मोल जो हैं हमने ये ले लेने हैं और एक ये, टोटल 3 है, इस बेस पे हम इसे टर्मोलेकुलर एलिमेंट्री स्टेप कहेंगे। तो ये हमारे पास बेटा एक MCQs भी बन गया है और इसकी डिफ़ाइन विद एग्जांपल एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आपने इसकी डिफ़ाइन भी लिखनी है, साथ इसकी एग्जांपल भी मेंशन करनी है। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर छोटे छोटे स्टेप्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। एक हमारे पास आ जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट मीन दरमियान वाला। कोई केमिकल रिएक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट, फ़र्ज़ किया हम A से D में जाना चाहते हैं, हमारा टारगेट D है, A हमारा रिएक्टेंट है, D हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन ये A से B बनेगा, B से फिर C बनेगा, फिर D बनेगा। अब ये जो B और C बने हैं ये तो थोड़ी देर के लिए बने हैं, ये तो आर्जी बने हैं ना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाएंगे। जो एक स्टेप में अपीयर हुए हैं नेक्स्ट स्टेप में डिसअपीयर हो जाएंगे, एक में फॉर्मेशन हो जाएगी दूसरे में वो यूज़ हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। यानी कि एक स्टेप के बाद जो दूसरा सब्सिक्वेंट स्टेप आएगा, जो बाद वाला स्टेप आएगा, उसमें वो जो चीज़ इस्तेमाल हो जाए, यूज़ हो जाए, उसे हमने माय डियर स्टूडेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट कहना है। जो केमिकल रिएक्शन के एक स्टेप में बन रहा हो और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो रहा हो, यूज़ हो रहा हो, that is called reaction intermediate. This is another very important or interesting short question. वो आयन भी हो सकता है, वो फ्री रेडिकल भी हो सकता है। और रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो ज़्यादातर अनस्टेबल स्पीशीज़ होती हैं जो कि वहाँ रुक नहीं सकती, वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, डेट इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल या आयन। और वो चीज़ होती है जो एक स्टेप में इसकी फॉर्मेशन हो रही है, वो अपीयर हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में माय डियर स्टूडेंट दैट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अनदर स्पीशीज इज़ कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, डिफाइन आ गई, जिसकी एग्जांपल इन डिटेल हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एंड सिंपली स्पीकिंग दिस इज़ कॉल्ड RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है इस टॉपिक के अंदर। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के करने के बाद हमारे पास जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यानी कि वो वाला स्टेप किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो वाला मरहला, वो वाला स्टेप जो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट डिफाइन करेगा, जो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा, जिससे उसकी रिएक्शन की स्पीड को एनालाइज किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा, मालूम किया जाएगा, डिटरमिन किया जाएगा, उस स्टेप को हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन अगर मोर देन 1 स्टेप होगा, उसमें जो स्लो स्टेप होगा माय डियर स्टूडेंट, वो उस रिएक्शन का ओवरऑल रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। वो वाला स्टेप जो रेट फाइंड आउट करेगा। अब व्हाट इज़ द रेट, इस चैप्टर जो हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स है, ये आज उसका लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हमने ओवरऑल बात ही रेट ऑफ रिएक्शन की है, यानी कि रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात की है, रिएक्शन की रफ्तार के बारे में बात की है, कितने टाइम में कितनी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चेंज आ रही है उसकी बात की है। तो अब उसी को ही हमने फाइंड आउट करना है, और रेट जब भी फाइंड करना है उसके लिए एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है जिसे कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, जिसको हम इस तरह के लिखते हैं, रेट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में हम उन रिएक्टेंट स्पीशीज़ के या अमाउंट को लिया जाता है, मोलर कंसंट्रेशन को लिया जाता है। इस तरह माय डियर स्टूडेंट हम उसका रेट चेक करते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए
हम यहाँ पे पहले इसकी एक टेबल से डिटेल को लेते हैं, बाद में रेट डिटरमिनिंग स्टेप को एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। एक केमिकल रिएक्शन क्या है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, और हमारे पास बन रहा है वाटर और नाइट्रोजन गैस। ये एक हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन है। जब ये रिएक्शन करवाया गया है तो किस तरह हमने लिया है, NO की कंसंट्रेशन इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, वो हमने लिया है 0.006 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी उतनी है, थर्ड में भी है। इट मीन इज डैट NO की कंसंट्रेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखी है, लेकिन चेंज क्या किया है, एक रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखा है और सेकंड को माय डियर स्टूडेंट 0.01 से 2 पे ले गया, 3 पे ले गया, मतलब एक एक करके इंक्रीज करते गए। जैसे जैसे इंक्रीज करते गए, इधर रेट ये है, इधर ये, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन बड़ी है, डबल किया तो ये भी डबल हो गया, ये ट्रिपल किया तो ये भी ट्रिपल हो गया। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेट बिकम डबल, एंड बाय ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेट बिकम ट्रिपल। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन पे सिंगल टाइम डिपेंड कर रहा है कि डबल करने से डबल हो जाए, ट्रिपल करने से ट्रिपल हो जाए, उसे ही माय डियर स्टूडेंट हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। इट्स ऑर्डर इज फर्स्ट। ये लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटेल में बोला था। इसकी पावर 1 है, बज़ाहिर यहाँ 2 नज़र आ रहा है, इसको नहीं लेना, यही तो क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो जस्ट इक्वेशन को देख के नहीं बताना, बल्कि हमने देखना होता है कि कितनी अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, 1 पे डिपेंड कर रहा है। अगर 1 कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इधर इंक्रीज किया, जैसे जैसे इनके उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डबल हो रही कंसंट्रेशन तो रेट डबल हो रहा है, अगर ट्रिपल हो रही है तो ये ट्रिपल हो रहा है, उसे हमने फर्स्ट ऑर्डर कहना है। और इसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप के साथ भी देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स का जो डाटा लिया गया है, उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 0.009, फिर 9, फिर 9, बट NO की कंसंट्रेशन को सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, यानी कि ये बढ़ा दी, इसे कांस्टेंट कर दिया। जब ये हुआ तो फिर हमारे पास जो रेट है उसका कुछ ये एक्सप्रेशन नज़र आता है, वो ये है जी, इधर 0.063 है, 0.25 है, 0.056 है। अब ये क्या हुआ, बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO रेट बिकम डबल, ये इससे डबल है, सॉरी इंक्रीज 4 टाइम। इसको डबल किया तो ये इससे 4 टाइम, 4 गुना बढ़ गया। इसको ट्रिपल किया तो ये इससे 9 टाइम बढ़ गया। इट मीन्स डैट बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO रेट बिकम 4 टाइम, and by tripling the concentration of NO rate become increased 9 time, but in case of hydrogen by doubling, by tripling rate become double and triple. But here is the difference case, in case of NO rate become increased 4 time and 9 time. Why? इट मीन इज डैट इसका स्केयर है, जब 2 का स्केयर लेंगे 4 आएगा, इसका हम पावर 3 लेंगे 9 आएगा। तो ये बात तो हमारे सामने आ गई है कि इधर अगर डबल इसका डबल कर दें तो वो 4 बन जाएगा, इसका 3 कर दें उस लिहाज से हमारे पास 9 आ जाएगा। तो क्या बात हुई, इसका मतलब है कि ये फिर उसके स्केयर पे डिपेंड कर रहा है, डबल पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डबल ऑर्डर रिएक्शन। इसकी हमारे पास ये डिटेल है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फिर सेकंड ऑर्डर है, और इस दोनों को यानी कि रेट तो इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसकी इनिशियल 1 टाइम कर रहा है, इसकी फिर 2 पे कर रहा है। ये इसको 2 दे के नहीं लगाना, यहाँ 1 ही है हकीकत में रेट के लिहाज से, और ये 2 है, इसको कंबाइन किया माय डियर स्टूडेंट तो ये एक्सप्रेशन आता है। कांस्टेंट में लेके रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड NO, और इसकी पावर माय डियर स्टूडेंट हम 1 लेंगे, इसकी 2 लेंगे, तो इसका जो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास माय डियर स्टूडेंट आ जाता है, दैट इज 1 + 2 = 3। तो वी कैन से दैट इट इज़ कॉल्ड द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये तो हमारे पास इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन होगी बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस टेबल। अब जो RDS कर रहे थे उसकी स्टेटमेंट को तो हमने समझ लिया, अब हमने उनको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करना है। यानी कि ये जो रिएक्शन हुआ है, अभी अभी मैंने बोला था कि यहाँ 2 तो है, ज़ाहिर इक्वेशन में 2 है, बट रेट में 1 नहीं लिखेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है इसे रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं या रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, साथ ही हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप की माय डियर स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन आ जाएगी।
तो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में प्रोसीड करता है। दिस इज स्टेप 1, दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 के अंदर है 2 NO पार्टिसिपेट करते हैं और 1 हाइड्रोजन यूज़ होता है, और ये स्लो स्टेप है और इसमें नाइट्रोजन और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। इस प्रोडक्ट के अंदर जो एक प्रोडक्ट नाइट्रोजन है वो पहले स्टेप में ही बन रहा होता है, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन जो H2O है ये सेकंड स्टेप में जाके बनता है। पहले में नाइट्रोजन, साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। इधर बन रहा है, नेक्स्ट स्टेप में यूज़ हो जाएगा। हाइड्रोजन एक इधर यूज़ होगी, एक इधर यूज़ होगी, तो हमारे पास बन जाएगा वाटर। अब इसमें क्या चीज़ समझने वाली है, बात ये है कि ये रिएक्शन हुआ है 2 स्टेप में। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, एक स्लो है, एक फास्ट है। स्लो स्टेप को माय डियर स्टूडेंट हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जो उस पूरे रिएक्शन के रेट को के लिए हम यूज़ करते हैं। जो रेट के अंदर यूज़ करने के बाद उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा, उसे ही हमने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। यानी कि इफ अ केमिकल रिएक्शन अकर्स मोर देन 1 स्टेप, तो one of them step is called slow step, which is used to determine the overall rate of reaction is called rate determining step। और वो जो rate determining step होगा वो slow होगा, उसमें कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं, that is called इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए ओवरऑल अगर हम रेट एक्सप्रेशन ला के लिहाज से देखें, जो हमने यहाँ देखा हुआ है रेट 1 और 2, तो ये इसलिए 3 बनता है क्योंकि स्लो में 3 यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद स्लो के बाद जितने स्टेप्स लगते हैं वो ओवरऑल उसके रेट के ऊपर इफेक्ट नहीं करते, वो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं करते, वो जस्ट जो है उस रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्री स्टेप से ही हो सकते हैं। तो इसके अंदर देखो 1 और 1 2 हैं, और इसलिए हमने इनको कहीं ऑर्डर या रेट में नहीं लिखना। हमेशा रेट उस स्टेप से ही फाइंड आउट किया जाता है जो किसी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर स्लो स्टेप होता है, जिसको मेजर करना आसान हो जाता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल डिटेल थी रिएक्शन मैकेनिज्म की, जिसमें हमने माय डियर स्टूडेंट एलिमेंट्री स्टेप को देखा, मोलेकुलरिटी को देखा, यूनिमोलेकुलर, बायोमोलेकुलर, मोलेकुलर एलिमेंट्स रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, और इस तरह टेबल के साथ सारी हमने एक्सप्लेनेशन की। अब RDS जिसे हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उसकी सेकंड एग्जांपल है। उसमें 2 मॉलिक्यूल NO2 फ्लोरीन से मिलके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जब रेट देखा जाता है तो ये हमारे पास इस तरह इसकी पावर 1 है, ये भी 1, इसका मतलब ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर आने वाला है। यहाँ तो 2 और 1 है, बट ये भी 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा फास्ट होता है। स्लो में 1 और 1 2 इस्तेमाल होते हैं, ये वाली प्रोडक्ट बन रही है। इसमें ये जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं ये नेक्स्ट स्टेप में यूज़ होते हैं। तो स्लो स्टेप में 1 और 1 2 है, इसलिए हमने माय डियर स्टूडेंट इसको सेकंड ऑर्डर करना है। ये माय डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर था, जिसमें इन इक्वेशन को देख के क्या बनता है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास कुछ MCQs बन सकते हैं। ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इसके साथ डिस्कस कर लिए हैं, MCQs भी, और ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।